हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और हमने इससे पहले अपना फर्स्ट चैप्टर पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फिनिश कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और जो भी अच्छी बुरी चीज़ होगी आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बता सकते हैं। और आज हम सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं। और सब कुछ मैंने सीरियली लिखा है। मैंने बहुत फ्यू वर्ड्स में जो है ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। तो आप इसे नोट्स के तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो। ठीक है। तो 1934 में ये आइडिया जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि 1934 में एम एन रॉय के द्वारा ये आइडिया दिया गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है हम बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करेगी। तो 1934 में ही ये आइडिया आ चुका था। लेकिन 1935 में, एक साल के बाद, इस आइडिया को ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है फॉर्मेशन होना ही चाहिए। फिर 3 साल के बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फॉर्मेशन होगा। और इसका जो फ्रेमिंग होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिना किसी बाहरी के इंटरफेरेंस के होगा, सारे इंडियन ही करेंगे। और ये जो इलेक्शन हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग चुने जाएंगे, तो ये एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे चुने जाएंगे। मतलब कोई भी, किसी को भी वोट देने का अधिकार है इंडिया के किसी भी लोगों को, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अमीरी गरीबी, वुमेन मैन, ये कोई भी भेदभाव के बिना वोट देंगे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 साल के बाद 1940 में जो है इस चीज़ को, इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। वो तो करना ही था, एक्सेप्ट कर ली गई इस डिमांड को। और इस डिमांड को ही जो एक्सेप्ट हुआ 1940 में, इसी चीज़ को हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछी गई है तो इसे याद रखिएगा। फिर 2 साल के बाद जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये जो है कुछ प्रपोजल के साथ ये भाई साहब आए। तो प्रपोजल के साथ आए कि आप जो है इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्म कीजिए। ऐसे जो भी चीज़ें हैं इन्होंने बोली, कंट्री हमारी है लेकिन वो चीज़ें प्रपोजल लेकर वो आ रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उनके द्वारा रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो, इंडियन डोमिनियन के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो, और जो मुस्लिम डोमिनियन होने वाली थी उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था, पोस्ट डेटेड चेक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया था? पोस्ट डेटेड चेक। काफ़ी बार पूछ लिया गया है तो इसे याद रखनी है। इसके बाद देखिए कि ये चीज़ तो रिजेक्ट हो गई, सर स्टैफोर्ड चले गए। उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन को जो है भेजा गया इंडिया। ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि ठीक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस कैबिनेट मिशन में भी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे इस कैबिनेट मिशन में भी थे। 3 लोग थे जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। तो कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया। और ब्रिटिश रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सेपरेट। ओके। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर भी उन्होंने दो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को रिजेक्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। नहीं, दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है फॉर्मेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक ही बनेगा दोनों डोमिनियन के लिए। और जो फिर कैबिनेट मिशन आया, तो फिर कैबिनेट मिशन जो भेजा गया इसमें भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्मेशन को माना नहीं, इसमें भी उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस उन्होंने ऐसे रखे, कुछ कुछ ऐसे प्लान रखे कि उन्होंने इस बार जो है मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर दिया इस बार। तो फिर ठीक है, ये चीज़ें जो है बात मान ली गई। उसके बाद जो है जब चीज़ें बात मान ली गई तो फिर नवंबर 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है वो फॉर्म हो गया। कौन से स्कीम के अंदर? तो इसी स्कीम के अंदर, क्योंकि इसी को माना गया था, कैबिनेट मिशन प्लान जो स्कीम था, तो इसी के अंडर जो है इसका फॉर्मेशन हुआ। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या थे उस स्कीम में, आखिर क्या क्या चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हम वो देख लेते हैं। जैसे उस स्कीम में थी कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन जो होगा उसमें टोटल 389 सीट्स होंगे। ठीक है। छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अभी हम देखते हैं कि जो भी एमपीज वगैरह होते हैं तो सबका अपना अपना जो क्षेत्र है उसी तरीके से बांटा गया। ठीक है। 389 सीट्स हुए टोटल, जब बांटा गया तो 389 सीट्स हुए टोटल, जिसमें से 93 सीट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट के थे और 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये बांटा कैसे गया था, कौन से बेसिस पे?
तो ये बांटा गया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे, जो भी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन के बेसिस पर बांटा गया कि कहाँ पर कितना पॉपुलेशन है तो वहाँ से उतनी ज़्यादा सीट आएगी, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ से सीट ज़्यादा आएगी। एरिया के वाइज नहीं किया गया, पॉपुलेशन के वाइज किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप देखोगे कि सीट्स अलॉटेड इन ब्रिटिश प्रोविंस डिवाइडेड, ओके, जो भी ब्रिटिश प्रोविंस थे, प्रिंसली स्टेट्स के तो 93 थे ही, तो ब्रिटिश प्रोविंस के कितने थे 296। तो इसमें से जो ब्रिटिश प्रोविंस के जो भी सीट्स थे तो उनको जो है बांटा गया मुस्लिम में, सिख में और जनरल में। तो मुस्लिम सिख जनरल, जनरल मतलब हो गया कि मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सारे जनरल में आ गए, तो इस तरीके से बांटा गया। उसके बाद वोटिंग वॉज डन बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से वोटिंग हुई, तो आप समझ ही रहे हो। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये चीज़ आपको याद रखनी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को अभी मैं यहाँ समझाने जाऊँगा, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रेसिडेंट जब मैं के बारे में जब मैं बताऊँगा ना वो चैप्टर, तो फिर उसमें मैं ये चीज़ आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट करवा दूंगा, या अगर आप बोलोगे तो मैं एक स्पेशल लेक्चर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का भी ले सकता हूँ। उसके बाद जो है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो कैसे चुने जाएंगे, तो उसका जो हेड है प्रिंसली स्टेट का, जो राजा रजवाड़े हैं, तो वही खुद चुनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर तो वोटिंग हो रही है, ब्रिटिश इंडिया में वोटिंग हो रही है, और प्रिंसली स्टेट में जो है नॉमिनेशन हो रहा है। तो पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड बॉडी थी ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि 5th में है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय इट्स हेड, और लिखा हुआ है पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो ठीक है, अब हम अगले स्लाइड पर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका इलेक्शन जो हुआ जुलाई से अगस्त 1946 तक चला। ये कोई एक दिन की तो बात नहीं थी, ये जुलाई से अगस्त तक चला, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीटें जीत कर लाई, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, और जो बाकी 15 सीट बचे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीते। और उस असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो हर एक सेक्शन से थे। उसमें वुमेन थी, मैन थे, उसमें सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, मुस्लिम्स, मतलब हर एक सेक्शन, सोसाइटी के हर एक सेक्शन से लोग उसमें थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि असेंबली में जो है सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, उस वक्त के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे वो सारे ही इस असेंबली में थे, सिवाय 2 इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के, तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब और महात्मा गांधी जी। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है, पूछी भी गई है ये चीज़। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब और महात्मा गांधी जी जो है ये नहीं शामिल हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्किंग देखते हैं, कैसे कैसे वर्क हुआ नहीं हुआ। तो इसकी सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सबसे फर्स्ट मीटिंग, जिस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि उन्हें एक सेपरेट नेशन चाहिए था, पाकिस्तान चाहिए था उन्हें, तो इसलिए उन्होंने बॉयकॉट कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद को, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, उन्हें टेम्पररी टाइम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुन लिया गया। फिर बाद में जो है उन्हें वो फिर हटाकर फिर जो है इलेक्टेड चुना गया, जैसे 11 दिसंबर 1946 को फिर से चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वाइस प्रेसिडेंट 2 लोगों को चुना गया, वो थे HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। तो ये दोनों को जो है वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, और सर BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे वो टेम्पररी पीरियड के लिए थे। इसके बाद जो है ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो चीज़ें काफ़ी सीरियली चली हैं। 9 दिसंबर 1946, उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946, और उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946। तो ये चीज़ आप सीरियली याद रखना, बहुत आसान होगी याद रखने में। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है आप एक तरीके का खाका बोल सकते हो, एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हो कि किस तरीके का हमारा जो है किस तरीके का, उसको मतलब एक नॉर्मल फॉर्म में, उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो, कि आखिर किस तरीके का हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे।
आखिर किस तरीके का हम कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं अपने इंडिया के लिए, तो वो चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में वो चीज़ें लिखी हुई थी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पार्टी आपको घर में करनी है, तो फिर आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको पार्टी कैसी करनी है। नॉर्मल करनी है, हाई फाई करनी है। नॉर्मल करनी है तो कैसे लोग आएंगे, हाई फाई करनी है तो फिर कैसे लोग आएंगे, कैसी आप पार्किंग का जगह कैसा होगा। तो चीज़ें आप अपने मन में सोचते हो कि इस तरीके का जो है हमारा पार्टी होगा, तो उस तरीके से इन लोगों ने सोचा था कि इस तरीके का हमारा इंडिया होगा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब लेकर आए थे, जिसमें अब हम जिसको आगे पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो एक फंडामेंटल और फिलोसफिकल स्ट्रक्चर था कि आखिर हमारी जो आगे की कंट्री होगी, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगी, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, आखिर हमारी कंट्री कैसे चलेगी, हमारी कंट्री कैसी होगी। तो वो एक फंडामेंटल और फिलोसफिकल स्ट्रक्चर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे। तो उसके कुछ उनमें जो जो चीज़ें थी, कुछ फीचर्स वो हम देख लेते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट, सोवरेन एंड रिपब्लिक, ये तीन बहुत ही खास वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इंडिपेंडेंट, रिपब्लिक तो आप जानते हैं। सोवरेन, सोवरेन यानी कि उन सोवरेन मतलब हुआ कि जैसे इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, तो मतलब इंडिया अपना कोई भी डिसीजन खुद ले सकती है, इस पर कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई भी बाहरी पावर या बाहरी नेशन कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो ये इसका मतलब कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। तो ये चीज़ थी। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि टेरिटरीज़ के बारे में ऐसा बताया, उसमें ऐसा था कि जो भी टेरिटरीज़ जो भी चीज़ें अभी जो भी टेरिटरीज़ हम एक्वायर करेंगे फ्यूचर में, या फिर जो कोई और टेरिटरीज़ है या कोई दूसरा नेशन है जो हमारे इंडिया में शामिल होना चाहता है, इंडियन डोमिनियन में, तो ऐसा जो भी चीज़ होगा तो वो सारा का सारा इंडियन यूनियन का पार्ट होगा, वो सारा का सारा इंडियन यूनियन का पार्ट होगा। तो ये चीज़ें बताई गई। और फिर जो है थर्ड हम देखते हैं कि ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम पीपल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा फॉर्मेशन, तो उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या जो भी पावर अथॉरिटी पे लोग रहेंगे, तो वो सारे पावर्स जो है पीपल के द्वारा आएंगे, यानी कि इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो भी हमने पढ़ा है पहले, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, तो वही वाली चीज़ है ये। उसके बाद जो है ये जो है जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सभी के लिए इक्वल रहेगा, और उसको गारंटी भी करेगी और उसको सुरक्षित भी करेगी। और उसमें पर्याप्त जो है माइनॉरिटीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जिन्हें जो है पास्ट में दबाया गया है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत बरती जाएगी, उनको बचाया जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें। और इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ मेंटेन, सॉरी मेन लिखा गया है, मेंटेन होगा। तो इंटीग्रिटी जो है टेरिटरी का वो मेंटेन रखा जाएगा। सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर, मतलब कि जो भी हमारी कंट्री है तो उसका जो भी लैंड है, उसके ऊपर का एयर, जो आसपास की सी एरिया है, तो वो सारी की सारी पर हमारा खुद का अधिकार होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कोई और सिविलाइज्ड नेशन का उस पर अधिकार होता है। उसके बाद 8 में है कि हम जो है वर्ल्ड पीस के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, और हमें भी दुनिया और जैसे सिविलाइज्ड नेशंस हैं जिस तरीके से उन्हें देखती है वैसे ही देखे, और हम बिल्कुल इक्वल पार्ट होंगे वर्ल्ड का। तो इस तरीके की चीज़ें थी। और हम एक लास्ट चीज़ है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, और क्या क्या चेंजेस हुए थे इंडिपेंडेंस एक्ट में, वो बस लास्ट चीज़ थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट देख लेते हैं। तो जो प्रिंसली स्टेट जिन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से काफ़ी दूर दूर भाग रहे थे, वो मिलना नहीं चाहते थे, तो वो बाद में जो है वो जो है इंडियन डोमिनियन में आना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने आने की इच्छा जाहिर की कि नहीं हम आ जाएंगे। और जो मुस्लिम लीग्स के वैसे मेंबर्स जो कि इंडियन डोमिनियन के थे, तो वो भी शामिल हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है कौन कौन से चेंजेस आए। तो वो चेंजेस, हम ये 3 चेंजेस हैं, वो चेंजेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि फर्स्ट तो फुल्ली सोवरेन जो हमारी कंट्री होगी वो बिल्कुल ही सोवरेन होगी,
मतलब कि हमारा जो भी ब्रिटिश का लॉ पहले है, हम उसको किसी भी टाइम, कभी भी और किसी भी तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि जो हमारी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी के जैसा भी वर्क कर रही थी। लेजिस्लेटिव बॉडी का क्या काम होता है कि वो जो है ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करती है। तो अब वो ये भी काम हो रहा था। तो दो काम क्या क्या था, एक काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग भी कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना भी रहे हैं, और दूसरा काम वो धीरे धीरे लागू भी करते जा रहे हैं लॉज को। तो इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज भी चल रहा था। तो दो फंक्शन हो गया, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, तो एक ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पे ये काम हो रहा था, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी थी तो ये काम हो रहा था। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी होती थी तो उसको चेयरपर्सन उसके होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी के जैसा वर्क करती थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसको चेयर करते थे जीवी मावलंकर साहब। उसके बाद ये दोनों फंक्शन तब तक चली जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन चलता रहा तब तक ये दोनों फंक्शन भी चलता रहा। बाद में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जैसा वर्क ये करना बंद कर दी, तो फिर ये सिर्फ लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई और सिर्फ बाद में लेजिस्लेटिव बॉडी के जैसा वर्क करने लगी। तो टास्क कब ख़त्म हुआ, तो आपको पता है कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म हुआ था तो 26 नवंबर 1949 में जो है पूरी तरीके से बन गया था, जिसको लागू फिर किया गया था 26 जनवरी 1950 में, जो हमारा रिपब्लिक डे होता है। उसके बाद थर्ड इसमें था कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, अब क्योंकि अब तो उनको अलग डोमिनियन मिल गया, तो मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर थे वो चले गए, वो विथड्रॉ कर लिए। तो उसके बाद जो है टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 389 सीट्स से 299 सीट्स पर आ गई थी। तो इतना आज हमने देख लिया है। इसके आगे हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसाइज़ क्यों हुआ, आगे काफ़ी चीज़ें हैं। और ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है और मिलते हैं अगले लेक्चर में।